नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 जो कि सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित की गई है। यह पुस्तक आपको मिल चुकी है। वर्ष 2024-25 के लिए जो पुस्तक आपको प्राप्त हुई है, इस ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हम जो है आज से क्रमशः हल करना सीखेंगे। इस ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अतिरिक्त प्रश्नों की तैयारी के लिए इसका उपयोग किया जाना है। यानी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद में उसका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में इस अभ्यास पुस्तिका को यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 1 परिमेय संख्या, इसका लर्निंग आउटकम है M801। ठीक है, देखिए हम परिमेय संख्या पढ़ने के पहले विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं। इन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है ना। कहीं पर भी किन्हीं वस्तुओं को हमें गिनना है तो हमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से गिनना होता है। तो ये संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। इन्हें हम गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद में हम सीख चुके हैं पूर्ण संख्याएं। जब इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये संख्या बन जाती है पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इसके बाद में हम सीख चुके हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है, यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है। ये जो समूह बनता है इस समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, शून्य के जब दाईं ओर चलते हैं तो 1, 2, 3 और शून्य के बाईं ओर चलते हैं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से आगे भी अनंत तक संख्याएं मिल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये पूर्णांक है, इन पूर्णांकों को जब हम अनुपात के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/2, ऋण 5/4 या 3/8, तो ये संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्याएं। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दो पूर्णांकों को है ना P/Q के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन Q बराबर नहीं है 0 के, यानी हर में 0 नहीं आएगा, 0 छोड़ के कोई भी पूर्णांक आ सकता है, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। सभी पूर्णांक, सारी भिन्नें, सारी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यहां तक कि शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के मानक रूप के बारे में, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम रूप या सरलतम रूप, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होता है कि जब अंश और हर के बीच में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं होता है एक के अलावा, है ना, सार्वगुणनखंड केवल एक होता है, तो ऐसी परिमेय संख्या का वह मानक रूप कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए 4/6। ठीक है ना। अब इसे हम क्या करें, 2 से काट देते हैं, तो 4 को 2 से काटते हैं 2 बार और 6 को 2 से काटते हैं तो 3 बार करता है। अब 2 और 3, अब इसके बाद में और अधिक विभाजित नहीं हो सकता है, इसको हम लिखेंगे 2/3। अब देखिए 2/3 यानी 2 और 3 सार्वगुणनखंड है, केवल एक है, एक के अलावा कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं 4/6 का न्यूनतम रूप या मानक रूप। ये कहलाएगा मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म
या फिर कहेंगे न्यूनतम रूप या सरलतम रूप। ठीक है, अब ऐसी जो संख्या आती है जो एक दूसरे के परस्पर बराबर हो, जैसे अभी देखा हमने 4/6 और 2/3, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो इसे हम कहेंगे समतुल्य भिन्न, है ना? एक दूसरे की यह समतुल्य भिन्न कहलाती है। अब यानी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं? जैसे 3/4 है, इसका हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है। तो देखिए, जब भी अंश छोटा होता है हर से, ठीक है ना, ये संख्या हमेशा 1 से छोटी होती है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो देखिए, इसमें क्या है कि हर हम सीख चुके हैं कि हर में 4 लिखा हुआ है, अर्थात 0 और 1 के बीच में 4 खंड है बराबर, है ना? 4 खंड बराबर किए गए हैं और इसमें से तीसरे खंड पर हमें इसे प्रदर्शित करना है। देखिए, 4 भाग किए गए हैं, खंड मतलब भाग, 1, 2, 3 और 4, है ना? यहाँ लिखा 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ आता है 4/4 यानी 1। ठीक है, तो इसे तीसरे स्थान पर आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है ना? ये 3/4 यहाँ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो वो संख्या 0 और 1 बीच में होती है और हर में जितनी संख्या लिखी गई है ना, उतनी ही हम क्या करेंगे, बराबर बराबर भाग करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम बात कर लेते हैं योज्य तत्समक की, है ना? अब योज्य तत्समक होता क्या है कि जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो योग में फिर से वही संख्या आती है ना? तो इसे जो 0 है उसे हम क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक। जैसे देखिए, 8 में 0 जोड़ा तो योगफल कितना आया, 8 आया। ऋण 4 में 0 जोड़ा तो ऋण 4 ही आया है। 2/3 में 0 जोड़ेंगे 2/3 ही आता है ना? तो इसलिए 0 क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक। 0 क्या कहलाता है, योज्य तत्समक, है ना? यानी जिस संख्या में हमने 0 जोड़ा, ठीक है, तो योगफल में वही संख्या आती है, इसलिए 0 क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक। ठीक है, अब एक होता है गुणात्मक तत्समक। जब हम किसी परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यह पूर्ण संख्याओं के लिए भी है और पूर्णांकों के लिए भी। जैसे देखिए, यहाँ पर 5 का गुणा 1 करेंगे तो गुणनफल 5 प्राप्त होता है। ऋण 7 में 1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल ऋण 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 3/8 में जब 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 3/8 ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो है पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक है या गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन करना है और सामने जो घेरा दिया गया है ना, ABCD, जो सही विकल्प है उसके नीचे जो घेरा दिया है ना, उसको सर्कल को आपको फिलअप करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। बी, परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक। सी, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक। डी, परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो देखिए, 0 क्या होता है कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक होता है, यह कथन सत्य है। तो विकल्प ए जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर से हो जाएगा। और यहाँ पर ए के नीचे जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल को आपको क्या करना है, इस प्रकार से फिलअप करना है। क्या करना है, इसको इस प्रकार से फिलअप करना है ना? ये हर एक के सामने आपको ऐसा फिलअप करना पड़ेगा और इस आंसर को यहां पर हमें लिख भी देना है। चलिए, अगला प्रश्न है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं।
तो 2/3 की समतुल्य कैसे याद करेंगे? देखिए ये 2/3 है ना, इसके अंश में आप 2 का गुणा कर दीजिएगा और हर में भी हम 2 का गुणा कर देते हैं और ज्ञात कर लेते हैं इनका गुणनफल। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो हम देख रहे हैं कि 4/6 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है और वह विकल्प सी में स्थित है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे, ये सी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। और यहां पर आप लिख देंगे सी बराबर 4/6, ठीक है ना। ये आप काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है ना। ए 20/30, बी 10/4, सी 1/2, डी 6/3। तो देखिए ए, बी और डी में जो परिमेय संख्या दी गई है इन्हें हम और छोटे रूप में कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके सार गुणनखंड है। लेकिन 1/2 को हम और अधिक छोटे रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 और 2 के सार गुणनखंड केवल एक है ना। तो 1/2 संख्या क्या है, मानक रूप में है, तो उत्तर आ जाएगा सी 1/2, है ना। और सी के सामने जो गोला है इसको आप इस प्रकार से कंप्लीट फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा, ठीक है। अब देखिए कपड़ा हमारे पास में 7/2 मीटर है, इसमें से 5/3 मीटर कपड़ा हमने काट लिया है। अब काट लिया है मतलब कम हो गया है, काट लिया मतलब क्या हो गया, कम हो गया है। इसलिए क्या करेंगे कि 7/2 में से हम 5/3 जो है घटा देंगे, है ना। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्ती, तो 6 आता है, ठीक है। अब 2 का भाग लगाते हैं 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया 3 लिखा, गुणा ऊपर जो अंश है इसको लिख देंगे, ठीक है ना। ऋण 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार गया भाग 2 लिखा, गुणा ऊपर जो अंश है इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं 7 तिया 21, ऋण 2 पंजे 10, 21 ऋण 10/6। अब 21 में से 10 को घटाते हैं तो 11 बचता है, 11/6। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर लिख देंगे बी 11/6 और बी यहाँ आपके समक्ष जो है इस गोला फिलअप इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के घटाव करते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप कितना होगा। देखिए एक आयताकार जो भूमि होती है वो इस प्रकार से होती है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस प्रकार से है ना, चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई, यानी चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लंबाई 2 बार आ रही है ना, और चौड़ाई भी 2 बार आ रही है। यानी हम क्या करेंगे, सीधा सा गणित ये है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, है ना, और इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा हमारा परिमाप। देखिए जब दोनों के हर समान होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। 17 और 13 कितना हो जाता है, 30, 30/2। अब 2 से हमने 2 को काट दिया, कितना उत्तर आ गया, 30 मीटर। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और बी 30 मीटर। बी के समक्ष जो आपको घेरा दिया है इसको आप इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर इन दोनों जोड़ना है, तो ऋण 4/9 धन ऋण 4/9, ठीक है ना। अब यहां पर
दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान है। तो जब हर समान होते हैं तो इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान हो जाता है ना। ये हर लिखा और अंश में जो भी लिखा हुआ है उसको हम ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए ऋण 4 है ना, धन और ऋण का गुणा करते हैं, ये होता है ऋण ऋण 4 बटे 9, ठीक है ना। समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, ध्यान रखिएगा। वही मतलब ऋण तो ऋण आ जाएगा, जुड़ जाएगा 4 और 4 8 है ना, बटे 9। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऋण 8 बटे 9, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 सरल कीजिए। 3 बटे 7 गुणा 28 बटे 15 भागित 14 बटे 5, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 बटे 7 गुणा 28 बटे 15 भागित 14 बटे 5, ठीक है ना। देखिए हम जानते हैं कि बॉडमस का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग भाग की क्रिया हम पहले करते हैं, ठीक है ना। और परिमेय संख्याओं की जो भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि बाद वाली जो परिमेय संख्या है इसका हम करते हैं गुणन प्रतिलोम। किस प्रकार से, देखिए 3 बटे 7 तो ऐसे लिखना है, गुणा 28 बटे 15 भी ऐसे लिखना है ना। और ये संख्या जो है इसका हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, यानी 5 बटे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब सामान्य हम गुणा करते हैं उस प्रकार से क्रिया कर सकते हैं। देखिए काट देंगे हम, तो 14 से 28 कटता है 2 बार, ये काट दिया। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा। अब बचा कितना, ऊपर देख रहे हैं अंश में 2 बचा हुआ है, हर में 7, तो यहां पर इसका जो उत्तर है वह आएगा 2 बटे 7, ठीक है। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 बटे 7। प्रश्न क्रमांक 8 एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25 बटे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पर 1 घंटे में तय दूरी दी हुई है 1020 किलोमीटर, और 1 से अधिक घंटे में दूरी तय दूरी याद करनी है, तो 1 से अनेक भाग करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि 1 घंटे में तय दूरी 1020 किलोमीटर, ठीक है। कितना दिया है 1020 किलोमीटर, और हमें याद करना है 25 बटे 6 घंटे में तय दूरी। एक का मान दिया जाए और 1 से अधिक का मान निकालना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, यानी 1020 इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें गुणा करेंगे हम 25 बटे 6 का, ठीक है। अब 1020 में 6 का भाग चला जाता है तो 6 से हम कुछ उगाड़ देंगे, 6 कम 6 बचे 4 42 हो गए, 6 सत्ते 42 शून्य के शून्य। अब 170 गुणा 25, अब 170 में हम 25 का गुणा करते हैं, है ना। तो आपको यदि 25 का बड़ा याद है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप क्या करें पहले 5 गुणा कर लें, है ना। इस प्रकार से देखिए 170 में हमें 25 गुणा करना है। यदि 25 बड़ा याद नहीं है तो 5 गुणा कर ले, 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8, इकाई नीचे आप शून्य लगा दें क्योंकि 2 का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है, तो 20 की हमने शून्य लगा दी, अब बचा 2। अब 2 गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 सती 14 के 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, और इसको हम क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, 12 के 2 हासिल का 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4250 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है मझला कोष्टक 6 बटे 5 गुणा छोटा कोष्टक ऋण 3 बटे 12 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद धन मझला कोष्टक 6 बटे 5 गुणा 5 बटे 12 मझला कोष्टक है, ठीक है। देखिए
इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर दो पद है ना, कि पद धन या ऋण के चिन्ह से बनते हैं, है ना। गुणा से पद नहीं बनते हैं, गुणा कितने भी लंबा हो सकता है, लेकिन पद बनते किससे हैं? धन के चिन्ह से या फिर ऋण के चिन्ह से। आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 6/5 आ रहा है ना। 6/5 इसमें भी है और 6/5 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6/5 को कॉमन निकाल लेंगे, है ना। जगह कम होने के कारण हम इसको पूरा उतार नहीं रहे हैं, हालांकि आपको जब परीक्षा में हल करना है तो पहले इस प्रश्न को उतारना होगा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर 6/5 क्या कर लिया है? कॉमन कर लिया है ना। अब कॉमन निकाल लिया है, अब बचा क्या है वो देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन लगाया, यहाँ बचा ऋण 3/12, है ना। देखिए 6/5 हमने बाहर निकाल लिया, बचा गया ऋण 3/12। उसके बाद में धन का चिन्ह है, हमने धन का चिन्ह लगा दिया। 6/5 हम बाहर निकाल चुके हैं, बचा गया 5/12, ये हमने लिखा 5/12, ठीक है। अब देखिए 6/5 ऐसा ही आ जाएगा, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही पदों में यानी दोनों संख्याओं के हर समान है ना, तो इसका लघुत्व निकालेंगे 12 ही आएगा। अब जो हर समान है तो अंश में जो भी लिखा हुआ है उसको एस इट इज लिख देंगे, है ना, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, तो 6/5 गुणा, अब देखिए चिन्ह कैसे हैं? विपरीत चिन्ह है, एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है, एक ऋण और एक धन, ये कहलाते हैं असमान चिन्ह। असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या धन वाली है, 5 में से 3 घटाया है तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2/12। अब इसको हल कर लेंगे, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या? 1/5। ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो तार है वो कितना लंबा है? 143/2 मीटर। अब इसके बराबर बराबर टुकड़े करना है हमें, कितने? 26 टुकड़े करना है, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े लंबाई कितनी होगी? तो देखिए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी, अब जो हमारे पास तार है वो कितना लंबा है? 143/2। अब इसमें हम क्या करेंगे? 26 का भाग लगाएंगे, क्योंकि इसके में 26 टुकड़े करना है, इसका बड़ा कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। अब जैसे हम भाग के प्रश्न हल करते हैं वैसे करेंगे कि पहली जो परिमेय संख्या है हमने ऐसी कैसे लिख दी? 143/2, ठीक है ना। अब यहाँ भाग का चिन्ह है, तो इसके बाद में जो परिमेय संख्या है इसका हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, है ना। गुणन प्रतिलोम यानी 26/1 लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम 1/26, ठीक है। 1/26 कट रही है तो 13 से काटेंगे 26 को, 13 दूनी 26, है ना। 13 कम 13 और 13 कम 13, ठीक है। तो यहां पर आप जो संख्या बची इसका हम गुणा कर देंगे, 11 कम 11/2 दूनी 4, यहां आ जाएगा मीटर, यानी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11/4 मीटर। प्रश्न क्रमांक 11, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है, वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए उस किसान के पास में कुल कितनी जमीन है, मतलब है ना, खेत है, जमीन यानी खेत, एक खेत है ना। तो कुल कितना खेत है? 49 सही 4/5 हेक्टेयर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 49 सही 4/5 हेक्टेयर, लिखा हमने 49 सही 4/5 हेक्टेयर। अब इसे एक पुत्र और 2 पुत्रियां यानी कुल जो है
3 बराबर भागों को बांटना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो परिमित संख्या दी गई है यह मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई है, तो इसे हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। कैसे बदलेंगे, देखिए इसको यहां कर लेते हैं, तो 49 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। 5 का हम गुणा करते हैं, कितना आता है, 5 9 45 के 5 हासिल के 4 5 के 20 और 4 24, ठीक है। जो अंश है इसको हम जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 249, यह आ जाएगा ये 249 बटे 5, ठीक है। अब यह भागित है, भागी क्रिया है, तो इसका हमें करना होगा गुणन प्रतिलोम, यानी गुणा का चिन्ह लगा दिया और 3 बटे 1 का हो जाता है 1 बटा 3, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट दिएगा, 3 8 24 और 3 तिया 9, यानी यहां पर आ जाएगा 83 बटे 5 हेक्टेयर, कितना जाएगा 83 बटे 5 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल का जो टुकड़ा है वो प्रत्येक के भाग में होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, क्या 1 सही 2 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए यहां पर 1 सही 2 बटे 3 एक मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करते हैं हम 1 में, 3 1 3 और अंश को इसमें जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बटे 3, ठीक है ना। यानी जो पूर्ण संख्या है 1, इसका हर में गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा करते हैं 3 में, कितना आता है 3 1 3, और जो अंश में संख्या लिखी जाती है उसको जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, इस प्रकार से हो गया है 5 बटा 3, ठीक है। अब देखिए 0.6 इसे हम दशमलव हटा करके एक भिन्न रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, तो देखिए बटा 1 है, दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 शून्य लगाते हैं और ये दशमलव हट जाता है, तो यहां पर ये संख्या बन जाती है 6 बटे 10, है ना। ये भिन्न भी है और परिमित संख्या भी है, 6 बटे 10। अब इसे हम क्या करते हैं कि इसके मानक रूप में लिखते हैं। अब मानक रूप में लिखने के लिए दोनों के जो सार्व गुणनखंड है उससे इसको विभाजित किया जाता है, इसी भाग लाया जाता है, 2 का भाग लगाते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये हो जाएगा 3 बटे 5, ठीक है। अब पूछा गया है कि क्या 1 सही 2 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, तो देखिए यहां पर हम 5 बटे 3 का लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो 5 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं कि अंश वाली संख्या हो जाती है हर और हर वाली हो जाती है अंश, यानी 5 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3 बटे 5। हम देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं का मान बराबर है, इसलिए 1 सही 2 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। पदार्थ के नाम दिए हैं और इन्हें पुनः प्रयुक्त करने का जो भाग है वो दिया हुआ है। कागज 5 बटे 11, एल्यूमिनियम के डिब्बे 5 बटे 8, कांच 2 बटे 5 और अन्य 3 बटे 4, ठीक है। पहला प्रश्न है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमित संख्या 1 बटे 2 से अधिक है या 1 बटे 2 से कम है। देखिए इसका 2 तरीके हैं हल करने के।
पहला तरीका क्या है कि या तो क्या करेंगे, जितनी भी यहाँ पर आपको परिवेश संख्या दी गई है उनका हर समान होना चाहिए, ठीक है, या फिर दशमलव रूप में इनको परिवर्तित करना होगा, ठीक है। तो सबके परिवेश संख्या के हर समान करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको दशमलव में परिवर्तित करते हैं। तो 5 में जब हम 11 भाग लगाते हैं तो आता है 0.45, ठीक है। 5/8 का दशमलव हो जाएगा 0.62। हमने दशमलव बाद में केवल 2 अंक लिए हैं, 0.4, 3/4 का मान हो जाएगा 0.75, है ना। और 1/2 का मान होता है 0.5, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है? देखिए कागज है और कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली जो परिमेय संख्या है 5/11 है। तो हम देख रहे हैं कि 0.45 0.5 से छोटा है ना। तो यह क्या होगा, यह जो पुनः प्रयुक्त संख्या है वह 1/2 से कम होगी। 1/2 से क्या है, ये कम है। अब दूसरा प्रश्न है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। अब बड़े से छोटा क्रम यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम। तो देखिए इनमें से सबसे जो बड़ी संख्या है वह क्या है, हम देख रहे हैं दशमलव रूप में कि 7, यानी 3/4 जो है सबसे बड़ी संख्या है, ये लिखा। इससे छोटी कौन सी है, देखिए इससे छोटी आ रही है 5/8, इससे छोटी आ रही है कौन सी 5/11, और उससे छोटी आ रही है 2/5, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम जो है हल कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए 5/4 किलोमीटर, ये यहां पर आएगा, है ना, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, है ना। 3 विद्यार्थी हैं ए, बी और सी, है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने घर से 5/4 किलोमीटर कौन ए, 3/4 किलोमीटर बी और 7/3 किलोमीटर सी, ये अपने घर से विद्यालय के लिए दूरी इतनी तय करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है? पहला सवाल, है ना। विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या लिख सकते हैं, चलिए। अब ए की दूरी कितनी है, 5/4 अनुपात बी 3/4, ठीक है, ये हो गया अनुपात। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो हल कैसे करते हैं, इसको देखिए, यहां पर क्या है आपका जो अनुपात है, इसका मतलब क्या होता है, बटे होता है। इसका मतलब क्या होता है, बटे होता है, यानी भाग क्रिया। तो भाग की क्रिया में बाद वाली जो परिमेय संख्या होती है इसका करते हैं हम गुणन प्रतिलोम, यानी ये जाएगा 4/3, 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा 5/3, यानी 5/3, ठीक है ना, ये इनका अनुपात हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है इसका, कि सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई है ना। अब देखिए सबसे ज्यादा दूरी किसने तय की, इसके लिए क्या करेंगे कि यहां पर ए के द्वारा तय की हुई 5/4 किलोमीटर, बी के द्वारा 3/4 किलोमीटर और सी के द्वारा 7/3 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, इनके हर का निकालेंगे लघुत्तम, ठीक है ना। 4, 4 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो 12 आता है। अब 4 का भाग आया हमने 12 में, 3 बार जाता है, 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 पंजे 15, ठीक है। 4 का भाग आया 12 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में,
3 तिया 9, 3 का भाग लगाते हैं 12 में, 4 बार जाएगा, 4 गुणा करते हैं 7 में, 7 चौक 28। अब देख रहे हैं ये ए के द्वारा तय दूरी है, ये बी के द्वारा तय दूरी, और ये सी के द्वारा तय दूरी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सी का जो संगत मान है वह अधिक है, यानी 28/12 है। यह 7/3 का संगत मान है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ने जो है ना, सी ने सबसे ज्यादा दूरी तय की, है ना, सबसे ज्यादा दूरी तय की। ठीक है, विद्यार्थी सी जो है उसने सबसे ज्यादा दूरी तय की है। ठीक है ना। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 15 है। इसमें एक मैजिक वर्ग दिया है और कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर है ना। पंक्ति ये देख रहे हैं, ये पंक्ति कहलाती है, यहां से आता है। स्तंभ ऊपर से नीचे ये स्तंभ कहलाते हैं, है ना। और विकर्ण ने यहां से ये तिरछा वाला हिस्सा ये विकर्ण, और यहां से ये वाला हिस्सा विकर्ण। अब सबके योग बराबर है और यहां पर 4 खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनके स्थान पर आपको परिमेय संख्या भरनी है, और ऐसी भरनी है कि इनका योग करने पर बराबर आए। ऐसा योग करें, चाहे ऐसा योग करें, चाहे ऊपर से नीचे करें, चाहे हम क्षैतिज रूप में करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करना होगा, एक प्रोसेस है, वो ये है कि सबसे पहले यहां पर जो पंक्ति दी है इसका हम क्या करते हैं, योगफल याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं, योगफल याद कर लेते हैं। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, है ना, 32/38 धन 18/38 धन 4/38 धन। अब देखिए यहां पर दोनों ही संख्या यानी अंश और हर ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक हो जाती है, तो मैं यहां पर धनात्मक लिख रहा हूं, है ना, 14/38। ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि सभी परिमेय संख्याओं के हर समान है, तो इनका योग करना बहुत आसान हो जाता है। जब सबके हर समान होते हैं तो जो हर है उसको लिख देते हैं इस प्रकार से, और अंश वैसे ही वैसे लिख देंगे, है ना। कुछ भी करना नहीं है, बहुत आसान तरीका है ये, है ना। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 32 और 18 कितने होते हैं, 50, और 4 54, 54 और 14 होते 68, 68/38। ठीक है ना। इनका योग कितना आता है, 68/38 इनका योग आता है। ठीक है, अब इनको यदि हम सरल रूप में करते हैं, है ना, मानक रूप निकालते हैं, तो 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और इसको काटेंगे 19 बार, यानी 34/19 इनका योग आता है। क्लियर। आप क्या करेंगे अगली स्टेप में, तो इतना योग आना चाहिए, या तो 68/38 लिख लें या फिर 34/19 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात होगी। अब क्या करना है कि कोई सी भी हम पंक्ति लेंगे, है ना, ये हमने पंक्ति ली, इसमें जो संख्या है कौन सी, 18/57 और 104/152, या ऊपर से नीचे ले सकते हैं, ये 18/38 और 16/38, क्योंकि यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, दोनों धनात्मक है, तो ये करना आसान हो जाएगा। जिनके हर समान होता है ना वो संख्या हम पहले लेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या करते हैं, 18/38 है ना, ये सेकंड स्टेप है, और 16/38 इन दोनों का निकाल लेंगे हम योग। तो देखिए आपने कि हर समान है, तो इनका जोड़ देंगे, तो 18 और 16 हो जाएगा 34/38। ठीक है, यानी ये 4 संख्याओं का योग कितना आया था, 34/19, या हम कह सकते हैं 68/38, है ना, दोनों मतलब ये होता है। और इन दोनों कितना आया, 34/38। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है ना। 34/68 लेते हैं, देखिए 68/38 लेंगे,
ये इन चारों का योग आया था, है ना, और इन दोनों का योग कितना आया है 34/38। इसमें से घटा देंगे, है ना, ये बचेगा 68 में से 34 घटाते हैं तो 34, 34/38 बचा हुआ है। ठीक है, यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों मिलकर के 34/38 आ रही है। ठीक है, ये दो संख्या हो गए 34/38। तो हम एक संख्या देखिए, अब ये 34 ऐसे संख्या लेंगे कि दोनों का योग जो है अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने लिया, मान लिया है 19/38 ले लिया, ठीक है ना। आप दूसरी क्या लेंगे, 19 में हम जोड़ेंगे कितना 15, कितना जोड़ेंगे 15, तो होता है 34, ये हो गया। यानी दो खाली स्थान है, इसलिए हमें दो संख्या लेना पड़ेगी। इसको 17/38 और 17/38 में ले सकते हैं, यानी ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का एक ही संख्या आएगी जरूरी नहीं है, सभी विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग आ सकती है। तो यहां पर आ जाएगा 19/38 और यहां पर आ जाएगा 15/38। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब इन दोनों संख्याओं का योग भी 34/38 है, तो यहां 15 आ गया है, यहां 15 आ गया है, तो यहां पर आप जो है 15/38 आ जाएगा इसका, है ना, और यहां पर 19/38 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सत्यापन आप जो है अपनी कॉपी में कर सकते हैं कि देखिए इसका योग तो कर लिया हमने, इसका योग करके देखें, आप इसका योग करके देखें, है ना, और ऊपर से नीचे योग करें। ठीक है, और इनका जो विकर्ण है, विकर्ण नहीं ये वाला, यहां से ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या और फिर ये संख्या, यानी 1 2 3 और 4, इनका योग करें तो सबका योग बराबर आएगा। ठीक है ना, तो ये आप इसको जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस प्रकार से किन्हीं भी जो मैजिक वर्ग आते हैं उनको हल करने का तरीका होता है, वो मैंने आपको बताया है कि इस मैजिक वर्ग के जो खाली स्थान है उनको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी संख्या लेंगे, आप इसके लेंगे तब भी प्रोसेस वही आएगी, उत्तर आ जाएगा। हाँ, ये चारों संख्याएं आपकी सबकी अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है यही संख्या आएगी, इसके अलावा भी और संख्या आ सकती है, बहुत सारी संख्या आ सकती है इसमें। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हमने सीखा लर्निंग आउटकम एम 801 से संबंधित प्रश्नों को हल करना। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के सभी चैप्टर के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।